उत्तराखंड के कई छात्र यूक्रेन में फंसे। हालात को देखते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों की वापसी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से किया संपर्क। सीएम ने कहा, सभी की सकुशल वापसी का प्रयास जारी। हरिद्वार में लगने वाली कांवड़ मेले को सरकार से मिली अनुमति। कोरोना को लेकर कांवड़ मेले पर लगाई गई थी रोक। महाशिवरात्रि पर लगाया जाता है कांवड़ मेला। कोविड-19 में माता पिता को खोने वाले बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए कोर्ट ने लिया संज्ञान। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल ने बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए जारी किया निर्देश। हल्द्वानी के कुमाऊं में डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। डीआईजी ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। उत्तराखंड के कई छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। राजधानी देहरादून के भी इनमें कई छात्र शामिल हैं, लेकिन यूक्रेन में हालात लगातार खराब होने लगे, जिसके कारण उत्तराखंड में रह रहे उन छात्रों के अभिभावकों की चिंता बढ़ गई। इसको देखते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों की वापसी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क साधा। सीएम धामी ने कहा, हमें अभिभावकों से सूचना मिली है, यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। साथ ही सीएम ने कहा कि हमारा प्रयास है कि यूक्रेन में हमारे उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं उन्हें सुरक्षित घर वापस लाया जाए। अभिभावकों के उनके पूरे जो विवरण आए हैं और जो उन्होंने ऑनलाइन और हमारे जो हमने टोल फ्री नंबर जो जारी किया है उस पर हमको मिले हैं। हम सभी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार से भी लगातार हम संपर्क में हैं, विदेश मंत्रालय के भी संपर्क में हैं, हमारा स्थानीय आयुक्त भी कार्यालय भी काम कर रहा है, यहाँ के हमारे अधिकारीगण भी लगे हैं, हम भी लगे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे सभी उत्तराखंड के जितने भी हमारे बच्चे हैं जो वहाँ किसी भी पर्पज़ से हैं, कोई पढ़ाई के पर्पज़ से, कोई अन्य पर्पज़ से, उन सभी को वापस लाया जाए और सबकी सुरक्षित घर वापसी की जाए। फागुन मास में महाशिवरात्रि पर कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है, जिसको लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से कई पाबंदियों के कारण हरिद्वार में श्रद्धालुओं का आना मुश्किल था। अब कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार के बीच आखिरकार उत्तराखंड सरकार ने 2 साल के कड़े प्रतिबंधों के बाद धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले को अनुमति दे दी है। ऐसे में धीरे धीरे कांवड़ मेले के लिए धर्मनगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। वहीं भीड़ जुटने के साथ ही व्यापारी वर्ग में भी खुशी की लहर है। बाजारों में रौनक लौट आई है। कांवड़ लेने आए श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में अरसे बाद रौनक देखने को मिल रही है। हरिद्वार के पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किए हैं। हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। तो किस तरह की तैयारी है और लंबे अरसे के बाद किस तरह से बदले हालात ने हरिद्वार को एक बार फिर लोगों के लिए वहां पाबंदियां हटने के साथ ही उत्सवी माहौल बन गया है। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी कृष्णा जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। कृष्णा, करीब 2 साल बाद कांवड़ मेले का आयोजन हो रहा है, उत्साह का समय है, भक्तों के लिए विशेष पल, ये किस तरह की तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है?
बिल्कुल दीपक, देखिए हरिद्वार में अब 2 साल बाद हम कह सकते हैं कि कांवड़ियों की रौनक लौट आई है, क्योंकि पिछले 2 साल से जिस तरीके से कोरोना अपनी रफ्तार में था, अब उसके थमते ही सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। उत्तराखंड में कोई भी श्रद्धालु और यात्री अब आराम से आ सकता है, जिसके बाद से हम देखते हैं राहत मिलने के बाद से हजारों की संख्या में कांवड़िए जो है वो धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंच रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। 1 मार्च को महाशिवरात्रि है, तो उसके लिए अभी से ही जल लेने जो है वो हरिद्वार में काफ़ी भोले जो है वो इन दोनों आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी तमाम जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो हैं वो कर लिए गए थे, क्योंकि काफ़ी समय से एक तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी। श्रद्धालु जो थे वो निराश थे, सभी भोले के भक्त एक तरीके से मांग कर रहे थे सरकार से भी कि इस साल जो है हमको परमिशन दी जाए, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको हटाया जाए। तो एक तरीके से सरकार ने बहुत ही बड़ी राहत जो है वो श्रद्धालुओं को दी है, भोले के भक्तों को दी है, जिसके बाद से हमने देखा है कि खासकर हरिद्वार में, ऋषिकेश में भोले का जमावड़ा जो है वो खासा लगा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से व्यापारी भी काफ़ी नाराज थे सरकार थे। जिसके बाद अब व्यापारी वर्गों की भी अगर हम बात करें तो उनमें भी खुशी की लहर अब देखी जा रही है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए इस समय सागर सिंधु महाराज भी यहाँ पे मौजूद हैं हरिद्वार से। इनसे ही पूछते हैं कि क्या कुछ माहौल आप देख रहे हैं हरिद्वार में। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में। क्या कुछ कहेंगे, 2 साल बाद अब कांवड़िए जल लेने हरिद्वार आ रहे हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो सुदर्शन के सभी दर्शकों को प्रणाम। और इस समय एक हर्षोल्लास का, क्योंकि 2 वर्ष से लगातार भगवान शिव का गंगा जल से गांव-गांव में रुद्राभिषेक नहीं हो पाया। पिछले 2 वर्ष इस राष्ट्र के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए, सारी मानवता के लिए बड़े भयावह रहे, और प्रत्येक क्षेत्र में जो है हम लोग पीछे गए, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, सामाजिक समरसता का क्षेत्र हो। और इन 2 वर्षों में एक भय का माहौल, एक अनजानी बीमारी का माहौल पूरे विश्व में बना रहा। और इस समय हरिद्वार में सभी मठ मंदिरों में आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हरियाणा से, इधर से पंजाब से, अपने उत्तर प्रदेश से, यहाँ पर दूसरा मार्ग आप जो देख रहे होंगे नजीबाबाद वाला जो मार्ग है, उसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने स्थान स्थान पर जो है भंडारे कर रखे हैं, मेडिकल सुविधाएं दे रहे हैं और अनेक तरह की सेवाएं चल रही हैं, जो एक तरह से यहाँ का हमारा एक उल्लास का एक मेला लगता था। एक श्रद्धा भाव अपने आप ही हृदय में जागृत होता था। जगह जगह पे हमारे इस तरह के केंद्र लगते थे और एक उल्लास के साथ फिर से जनमानस भोलों की सेवा में आ गया है। और ये तो मैं तो ये कहा था कि सरकार को चाहिए कि 2 वर्ष बाद जो लोग ये गंगा जली लेने के लिए यहाँ पर हरिद्वार में आ रहे हैं, उन सब का भव्य स्वागत होना चाहिए और ऐसी ही चलनी चाहिए। अभी कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं महाराज जी, क्योंकि 2 साल बाद अब कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो कांवड़ को लेकर की गई है विशेष तौर पर? देखिए, कांवड़ पहले सरकार का विषय ही नहीं रहा। थोड़ा सा आप अगर प्रशासन की कर दें या मार्ग की बात को छोड़ दें कि जो मार्ग होना है, किस मार्ग पर कांवड़ यात्रा जाए, वो सरकार का विषय है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो है कांवड़ की यात्रा को हमेशा मैं अपने इस हरिद्वार की बात करूं तो हरिद्वार में साधु संतों ने जगह जगह भंडारे चला करके, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे करके, उनके रात्रि विश्राम की व्यवस्था करके इसको हम चलाया। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे हर 5-10 किलोमीटर के बाद आपको जगह जगह पे भंडारे मिलेंगे, जगह जगह पे भोलों की सेवा के लिए, उनके विश्राम के लिए, उनको रात भर रुकने के लिए। दिन में कोई रुकना चाहता है, किसी को भूख लगी हो भोजन कर ले, किसी को पानी प्यास लगी हो पानी पी ले, और कोई थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हो, तो वो सारी व्यवस्थाएं हमेशा से ही कभी सरकार ने नहीं करी है। ये व्यवस्था तो ज़्यादातर 99% जो है जनता ने करी है और जनता उसी हर्षोल्लास से कर रही है। ठीक है, तो बिल्कुल दीपक, देखिए महाराज जी का कहना है कि जो भी एक तरीके से स्वागत की तैयारी करी जाती है, क्योंकि बोले तो तमाम कृष्णा, हम चाहेंगे कि ये की बात करें, चाहे 2 साल पहले की परिस्थितियों से भी भली भांति अवगत हैं। बीच में 2 साल जो हालात बने उससे भी इन्होंने देखा और अब हालात में जो सुधार हो रहा है उसके भी साक्षी रहेंगे। ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि हरिद्वार एक पुण्य भूमि है और यहाँ तीर्थ यात्रियों का आगमन, पर्यटकों का आगमन यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के स्थानीय बाजार और व्यापारियों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत है। तो अब उसमें सुधार होने की क्या संभावना ये देख रहे हैं और कितना इससे फायदा होगा स्थानीय कारोबार को? बिल्कुल दीपक, देखिए अगर हम कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में हरिद्वार का व्यापारी वर्ग जो है वो काफ़ी परेशान हो चुका था, क्योंकि अगर हम हरिद्वार की बात करते हैं तो उसका पूरा व्यापार जो एक तरीके से श्रद्धालु और पर्यटन पर ही निर्भर करता है, जो कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित उनका व्यापार हुआ है। जिसके बाद एक तरीके से व्यापारियों को आशंका थी कि
कुंभ जो आने वाला है, 12 साल में एक बार कुंभ आता है, उसमें सरकार की तरफ से छूट दी जाएगी, तो हमारे व्यापार में भी तमाम समाधान जो है हमारे खोले जाएंगे। लेकिन सरकार ने कुंभ में भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कोरोना वीज़ा लगाया हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो हरिद्वार में कुंभ के लिए गंगा स्नान करने नहीं पहुँच पाए, जिससे हरिद्वार के व्यापारी निराश थे। लगातार वो सरकार से मांग कर रहे थे कि जो छूट है वो श्रद्धालुओं को दी जाए, जो प्रतिबंध सरकार ने लगाए हैं एक तरीके से अपने ही देश में आने के लिए कोरोना वीज़ा सर्टिफिकेट की जो मांग कर रही है सरकार, इसको प्रतिबंध को हटाया जाए, जिससे कि एक तरीके से हमारा व्यापार चल पाए। क्योंकि हरिद्वार की अगर हम बात कर ले तो करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो व्यापारियों को हुआ है इन 2 सालों में। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार ने छूट दी है तमाम श्रद्धालुओं और पर्यटन को उत्तराखंड आने में, तो एक तरीके से व्यापारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि जो उनका व्यापार एक तरीके से मंदा पड़ा हुआ था वो दोबारा ही शुरू होने के उसके आसार जो है सकसुल चलने के लग रहे हैं। दीपक, बिल्कुल, और इसके साक्षी बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार पूछ लीजिए कि वो किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं अब जब हालात बेहतर हो रहे हैं और कांवड़ मेले की शुरुआत फिर से हो रही है। बिल्कुल महाराज जी, अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार का जो व्यापार है वो श्रद्धालु और पर्यटन पर ही चलता है। जिस तरीके से हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है अंदाजा इसका, क्या हालात जो है सामान्य हो जाएंगे पहले की तरह? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो हम तो यही विश्वास करते हैं कि भगवान शिव इस महाशिवरात्रि को, भगवान शिव का गंगा जल से ये श्रद्धालु जिन्हें हम ग्राम देवता के रूप में, स्थान देवता के रूप में जो सदियों पुराने शिवलिंग स्थापित हैं, भगवान शिव वहाँ पर विराजमान हैं, उनका जब अभिषेक हो, इस अभिषेक के जल के साथ ही इस देश के, मैं तो केवल हरिद्वार की बात नहीं करूँगा, हरिद्वार तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हरिद्वार पूर्णतया धार्मिक पर्यटन पर एक निर्भर नगर है। हरिद्वार का जो भी चलता है, चाहे आश्रम चल रहे हैं, चाहे होटल्स चल रहे हैं, या कोई किसी भी तरह का कोई व्यवसाय है, आप एक सब्जी के व्यवसाय से लेकर के और एक बड़े से बड़े होटल्स और दूसरी चीज़ों को देखेंगे तो निश्चित तौर पे धार्मिक पर्यटन पर निर्भर है। और धार्मिक पर्यटन पर ही नहीं है, अभी तो आप एक और चीज़ देखेंगे कि आप इसको हरिद्वार तक ही मत लीजिए, आप पूरा उत्तराखंड, स्पेशली उत्तराखंड का जो गढ़वाल मंडल है, ये धार्मिक पर्यटन पर आधारित है। अभी आपको ज्ञात है कि अगले जो हमारी अक्षय तृतीया आएगी 9 मई को, उस दिन भगवान बद्रीनारायण के पट खुलेंगे, उससे पहले गंगोत्री के खुलेंगे, यमुनोत्री के खुलेंगे और भगवान केदार के खुलेंगे। 6 मई को भगवान केदार के पट खुलेंगे। तो ये जो 4 धाम यात्रा है, तो पूरा उत्तराखंड ही धार्मिक पर्यटन पर आधारित है। तो निश्चित तौर पर पिछले 2-2.5 सालों से जो पूरे उत्तराखंड ने विशेषकर, क्योंकि अन्य कार्य तो आपने देखा होगा कि वर्क फ्रॉम होम और दूसरी चीज़ों से चल गए, लेकिन उत्तराखंड का जो व्यवसायी है, उत्तराखंड का पूरा व्यवसाय और उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्णतया इस धार्मिक पर्यटन पे। और आप दूसरा मंडल हमारा लेंगे, जैसे जो कुमाऊं मंडल है, उसमें आप देखेंगे कि पर्यटन स्थल हैं, नैनीताल, नौकुचिया ताल जैसे स्थान हैं, या फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो ये सारे वो जगह हैं जब कोरोना फ्री होगा, जब व्यक्ति को आने की छूट होगी। दूसरी चीज़, व्यक्ति धन से संपन्न भी होगा तभी घूमने आएगा ना। तो अभी जो कोरोना की मार पड़ी हुई है, तो अभी तो ऐसा है कि लगभग 1 वर्ष इस चीज़ में लग जाएगा कि व्यक्ति जो पिछले प्रत्येक क्षेत्र से व्यक्तियों ने का पास धन का अभाव हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर जब धन का अभाव आता है तो मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट होता है, और निश्चित तौर पर जो ये व्यवस्था है ये सामान्य बनेगी। और पूरा उत्तराखंड इस धार्मिक पर्यटन के लिए हमारे सारे के सारे, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष से बाहर रहने वाले सनातन हिंदू धर्म के मतावलंबियों से निवेदन करता हूं कि आप आइए, उत्तराखंड बाहें पसार कर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप यहां पर 4 धाम की यात्रा कीजिए, आप यहां पर श्री बद्रीनारायण के दर्शन कीजिए, गंगा और यमुना में दोनों के उद्गम स्थलों पर आप स्नान कीजिए और एक धार्मिक पर्यटन को आप आगे बढ़ाएं। और आपके धार्मिक पर्यटन से आपका जो मनोबल है वो तो बढ़ेगा, लेकिन उत्तराखंड निश्चित तौर पर बहुत बड़ी आशा की किरण इस समय दिखाई दे रही है।
तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जब श्रद्धालु आएंगे, तमाम पर्यटन आएंगे, तो उत्तराखंड एक तरफ जो पहले के हालातों पर चल रहा था कोरोना काल से अगर पिछले की बात करें, क्योंकि बढ़ चढ़कर हर वर्ष जो है लाखों की संख्या पर चार धाम में दर्शन करने यात्री आते थे। इसके अलावा अगर हम धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें, कोई भी स्नान का पर्व आता था तो लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते थे, जो कोरोना काल में नहीं देखे गए हैं, जिस वजह से व्यापारियों को खासा नुकसान हुआ है। लेकिन अब देखिए, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा भी अब सरकार ने शुरू कर दी है, कुछ ही दिनों बाद जो है चार धाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद से हम देख सकते हैं कि व्यापारियों की जो रौनक है वो दोबारा उनके चेहरे पर आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी नुकसान जो है उन व्यापारियों को हुआ है, जिनकी खासा मदद देख सकते हैं। एक तरीके से सरकार ने भी उनकी हर संभव मदद करने का उनका भरोसा दिया था और काफ़ी व्यापारियों की भी मदद सरकार ने करी थी। लेकिन अब इस बीच दोबारा से वो जो पुरानी परंपरा चलती थी और पुराने एक तरीके से रूटीन में जिस तरीके से श्रद्धालु और पर्यटन उत्तराखंड घूमने आते थे, वह अब उसी तरीके से उत्तराखंड आ सकते हैं, जिस वजह से कोई भी दिक्कत उन्हें नहीं हो पाएगी। क्योंकि पिछले समय 2 साल से हमने देखा है कि उत्तराखंड आने के लिए आपको कोरोना का एक तरीके से नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए थी, तभी आप उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते थे। लेकिन अब ये प्रतिबंध जो है हट चुके हैं, जिसके बाद से एक राह आसान हो चुकी है। तो उत्तराखंड में लोग जो है देश के कोने कोने से आते हैं, चाहे हम चार धाम दर्शन की बात करें, चाहे हम उत्तराखंड में घूमने की बात करें। तो घूमने के लिए भी एक तरीके से पर्यटक स्थलों के लिए, चाहे हम जोशीमठ के ओली की बात करें, चाहे हम चमोली के चोपता की बात करें, तो ऐसे तमाम स्थान हैं जहाँ पर पर्यटन एक तरीके से अपना आनंद लेने आते हैं। जब एक तरीके से सर्दियों में नीचे कोहरे के दीदार होते हैं, तो ऊपर बर्फ का दीदार करने पर्यटन जो है वो उत्तराखंड पहुँचते हैं। तो एक तरीके से व्यापारियों में तो खुशी की लहर है। इसके अलावा हम बात करें उत्तराखंड के निवासियों की, पहाड़ पर अगर हम बात करें तो उनके लिए चार धाम यात्रा ही रोजगार के लिए लाइफलाइन कही जाती है, जो काफ़ी समय से बंद पड़ी हुई थी। तो अब उनकी लाइफलाइन भी जो है चार धाम यात्रा की तरीके से शुरू हो जाएगी। तो व्यापारियों को जो खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वो अब नहीं करना पड़ेगा। दीपक, धन्यवाद कृष्णा इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो कांवड़ यात्रा की फिर से शुरुआत हो रही है और इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उत्साह न सिर्फ हरिद्वार वासियों में है, यहाँ के कारोबारियों में, व्यापारियों में और संत महंतों में है, बल्कि यहाँ कांवड़ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालु भी खासे उत्साहित देखने को मिल रहे हैं। अरसे बाद उन्हें एक बार फिर मौका मिला है कि वो हरिद्वार से कांवड़ यात्रा निकले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोविड-19 के कारण जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, उन बच्चों को आर्थिक सहायता न मिल पाने की सूचना पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर अब ऐसे आश्रित जिन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिली है, उन्हें आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। साथ ही सिविल जज नेहा कुशवाहा ने बताया कि ऐसे कोई माता पिता जिनकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है और उनके परिजनों को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है, वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। दरअसल ऐसे बच्चों को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण चिन्हित कर रहा है। जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। उत्तराखंड के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा 12 मार्च को समस्त जनपद में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत से तात्पर्य है कि उसमें जो विधिक तौर से सलह समझौता किया जा सकता है, ऐसे मुकदमों का निस्तारण किया जाता है। जैसे कि हमारे जो समाज में सबसे ज़्यादा जो ग्रसित हैं वो मोटर व्हीकल अधिनियम से संबंधित चलानों से जो जनता है वो परेशान है, जो हमारे सर्वे में आया है। तो उसके निवारण के लिए हम लोगों ने माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार जिले में 28 फरवरी एवं 4 मार्च को समस्त सीईओ ऑफिसेस, चाहे सीईओ ट्रैफिक हो, सीईओ डालनवाला हो, सीईओ सदर हो, जितने भी सीईओ हैं ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, हर ऑफिस में प्लस आरटीओ ऑफिस में, समस्त एआरटीओ ऑफिस में, समस्त न्यायालयों में, न्यायालय हमारे जो देहरादून का है वहाँ, ऋषिकेश, डोईवाला, विकासनगर, हर जगह हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। धाम के आसपास कई फीट से भी ज्यादा बर्फ जमा हो चुका है। तापमान -0 से माइनस में चला गया है। भारी बर्फबारी के बीच ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी चौकी हनुमान चट्टी में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाले चमोली पुलिस के जवान धर्मेंद्र सिंह, प्रवीण कुमार, कुंवर सिंह और अवतार सिंह अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं।
ऐसे मुश्किल हालातों में अपनी ड्यूटी पर तैनात जवानों का कहना है कि वो किस्मत वाले हैं कि उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी ड्यूटी का सौभाग्य मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि सामान्य हालात में तो कोई भी ड्यूटी कर सकता है, ऐसे हालात में ड्यूटी करना एक चुनौती है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 10 मार्च को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे और इसी कड़ी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत ने सुदर्शन न्यूज संवाददाता दीपक खामरा से खास बातचीत की। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने कहा कि 10 मार्च को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनना निश्चित है। सुनिए और क्या कहा उन्होंने। के पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद हमारे साथ हैं तीरथ सिंह रावत जी। सर, उत्तराखंड में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, क्या लगता है 10 मार्च को किस दिन के रूप में आप देख रहे हैं? 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम रहेगा, पुनः सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों में 2/3 से भी अधिक बहुमत ला करके हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। उसका कारण है कि जनता आज विकास चाहती है और जो विकास का मॉडल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, न भूतो न भविष्यति, कभी इतना काम हुआ नहीं हर क्षेत्र में, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे हर घर को पानी देने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए देकर के गरीब भी अपना इलाज करा सके वो हो, शौचालय हो, स्वच्छता हो, ये सब जो दिया और उसके कारण लोगों ने अपने दिलों में मोदी जी को बिठाया है कि विकास और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये बोला नहीं तो कर दिखलाया है। और उत्तराखंड के अंदर तो चौमुखी विकास हुआ है, केदारनाथ धरती का पुनर्निर्माण हुआ है, बद्रीनाथ का विकासकरण हुआ, रेलवे से पहली बार उत्तराखंड में चढ़ना, जिसका केवल उत्तराखंड नहीं तो देश और दुनिया का पर्यटन तीर्थाटन लाभ लेगा। इस प्रकार का काम आज दिखता है तो मुझे लगता है कि उसको देख कर के विशेषकर तो महिलाएं पूरी तरह आज चाहते हैं कि भाजपा आनी चाहिए और भाजपा आएगी। सर, देखा जा रहा है आपके वरिष्ठ नेता मीटिंग कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हो गए, सीएम हो गए धामी, आप भी, तो क्या योजना बन रही है आगे? स्वाभाविक है, क्योंकि अभी जो बीच का गैप मिला है, बैठकें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, आगे किस तरह के नीति और प्लानिंग और योजनाएं हमको लेके आना है, बनाना है, उस पर बातें होती हैं। सर, छोटी सी परतें की रह कि नवाब मलिक को जो है अभी गिरफ्तार किया है, लेकिन वो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें मैं कुछ नहीं कहता, इसमें बाकी लोग सब कहते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, उनका कहना है कि 10 मार्च को बीजेपी ही सत्ता पर वापस लौट रही है, उसको लेकर पूरे आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। के बीच अन्य भारतीय छात्रों के साथ उधम सिंह नगर के दिनेशपुर का एक छात्र भी फंस गया है। दिनेशपुर का रहने वाला छात्र यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। वहीं छात्र के परिजनों को चिंता सता रही है अपने बच्चों की, साथ ही परिजन जल्द से जल्द उनकी वापसी की कामना कर रहे हैं। हल्द्वानी के कुमाऊं में डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिया। इस दौरान डीआईजी ने कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 घेरे में है, जिसमें पहले घेरे में पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरे में पीएसी और तीसरे में जनपद स्तर के पुलिस बल को लगाया गया है। वहीं स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए जनपद पुलिस और प्रशासन के कर्मी नियुक्त किए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि अग्नि सुरक्षा के भी समस्त प्रबंध किए गए हैं। स्ट्रांग रूम को लेकर ही पहले से ही चुनाव आयोग द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। जो मॉडल कोड कंडक्ट में जो चुनाव को निर्देश आए हुए हैं वो सबको सर्कुलेट किए गए। पुलिस मुख्यालय ने भी इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए। मेरे द्वारा भी समस्त एसएसपी कुमाऊं रेंज को निर्देशित किया गया है कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है। तो उसमें इनर जो कोर है उसमें जो है CPMF लगाई गई है। इसके अलावा जो सेकंड लेयर की सुरक्षा है उसमें PAC लगाई गई और जो थर्ड लेयर की सुरक्षा है उसमें जिला पुलिस को लगाया गया है। इस तरह जो है त्रिस्तरीय जो है वो सुरक्षा चक्र उसमें कवच पूरा दिया गया है स्ट्रांग रूम को। इसके अलावा जो है उसमें पूरा फायर का भी ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जो है उसमें CCTV कैमरे से भी पूरी निगरानी की जा रही है
और पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती गई है। जो भी जो प्रत्याशी है वो जो है वो उनको वो वहाँ देख सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है किस तरह चाक चौबंद है। तो इस प्रकार पूरी ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा का पूरा वहाँ ख्याल। हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट की तरफ से नैनीताल जिले के सभी क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों की एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में पुलिस की तरफ से अभी तक निलंबन चल रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। साथ ही आपराधिक रिकॉर्ड पर अंकुश लगाने को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। का फोकस है, खासकर एसआर केसेस जल्दी उनका निस्तारण किया जाएगा। और चुनाव की वजह से पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उस पर अब हम लोग का फोकस है, खासकर एसआर केसेस जल्दी उनका निस्तारण किया जाएगा। और विवेचनाएँ और इसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। माल निस्तारण के संबंध में भी बताया गया है कि उनको उसमें तेज़ी लाई जाएगी। और जो हमारा ट्रैफिक का अभियान चल रहा है उसमें डिस्ट्रिक्ट के हर क्षेत्र में इसको लागू किया जाएगा। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के 18 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं जो यूक्रेन में रह रहे हैं और इसकी सूचना कंपाइल की जा रही है और इसको आगे भेजा जाएगा, शासन की ओर भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अपने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमसे संपर्क करके अपने जो परिचित या जो उनके गार्जियंस हैं वो यूक्रेन में फंसे अपने लोगों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हरिद्वार पुलिस कार्यालय में पुष्प वाटिका बनाई गई है। पुष्प वाटिका, जिसका नाम मां गंगा वाटिका रखा गया है, इसका एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत की तरफ से शुभारंभ किया गया। एसएसपी ने कहा कि इस वाटिका का सुझाव पीआरओ विपिन कुमार पाठक ने दिया, जिसके बाद सभी पुलिस कर्मियों के सहयोग से इस वाटिका को तैयार किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पुलिस महकमा भी अपना योगदान दे रहा है। पुलिस ऑफिस के सामने जो खाली जगह थी वहाँ पर एक फूलों की वाटिका बनाई गई है, जिसमें कि सीजनल अनेक प्रकार के फूल यहाँ पर हैं, जिनमें डहेलिया, गुलाब, गेंदा और पॉपी, जो कई प्रकार के आपको यहाँ पर फूल मिलेंगे। और जहाँ इन फूलों से एक और पर्यावरण को बचाने की ओर जो संदेश जाएगा, जो फूलों की वैरायटीज़ हैं, एक जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें जहाँ एक तरफ ज़रूरी हैं, दूसरी तरफ ये आंखों को एक सुकून देने वाला और मन को शांति देने वाला भी है। पुलिस को आमतौर पर एक शुष्क डिपार्टमेंट माना जाता है, लेकिन ये यहाँ पर इस धारणा को बदलने के लिए है कि नहीं, पुलिस में भी ऐसे लोग हैं जो सौंदर्य के पारखी होते हैं और जो पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहित करते थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।